गुड इवनिंग बच्चों। हमारे चैनल स्टडी विथ रितेश पर फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का। मैं कुमारी सिमरन भारती हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगी और साथ ही साथ इसमें प्रीवियस ईयर के भी कुछ प्रश्न सम्मिलित हैं। सो बच्चों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए बच्चों हम लोग अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं ना। हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है ना। कौन सा ऐसा शब्द है बच्चों जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? तो देखिए, ऑप्शन ए है बच्चों अधिशासी, ऑप्शन बी है प्रशंसा, ऑप्शन सी है विनाश और ऑप्शन डी है बच्चों प्रत्याशा। वही ट्रिक, सेम ट्रिक बच्चों जो मैंने पिछले क्लास में बताया था, है ना, कि अगर मूल शब्द अलग उपसर्ग को अलग करने के बाद, है ना, अगर मूल शब्द बन रहा है तब समझिए कि उसमें उपसर्ग लगा हुआ है ना। और वैसा शब्द अगर उसमें हम उपसर्ग को अलग करते हैं, है ना, और अलग होने के बाद उपसर्ग, वो जो शब्द बच जाता है, अगर वो अवयव या मूल शब्द ना बचे, उसका कोई मीनिंगफुल वर्ड ना निकले, है ना, तो समझ लीजिए उसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों ऑप्शन बी होगा, प्रशंसा। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रशंसा। क्यों होगा देख लीजिए। देखिए, अधिशासी में भी जो है बच्चों अधि प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है बच्चों इसमें? अधिशासी, है ना। अगर हम अधि को अलग करते हैं, है ना, तो यहाँ पे बन जाता है सासी, है ना। सासी मतलब जो शासन कर रहा है, ठीक। चलिए, लेकिन प्र को अगर हम बच्चों अलग कर लेते हैं तो बचता क्या है? संसा। भाई संसा का मतलब, ये वाला संसा का मतलब कुछ नहीं होता है, ये संसा का मतलब कोई वर्ड नहीं होता है, ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। ओके, इसीलिए प्रशंसा जो है बच्चों, यहाँ पे ये अवयव शब्द है ना, रूढ़ शब्द है। कौन सा शब्द है बच्चों? रूढ़ शब्द है ना। रूढ़ शब्द किसको कहते हैं? कि वे शब्द जिन्हें टुकड़े टुकड़े करने पर उनकी कोई भी खंड सार्थक ना हो। समझ में है ना, रूढ़ शब्द है। अब देखिए अगला जो ऑप्शन है हमारा विनाश। विनाश में भी बच्चों बी उपसर्ग लगा हुआ है, वी नाश, है ना। अगर बी को हटा लेते हैं तो नाश बच जाता है, नाश का तो अर्थ होता ही है बच्चों। अगला देखिए प्रत्याशा। प्रत्याशा में बच्चों प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, प्रति, है ना। तब प्रति जोड़ आशा प्रत्याशा बना हुआ है। समझ में आ रहा है? प्रति जोड़ आशा प्रत्याशा। अब देखिए प्रति उपसर्ग इसमें लगा हुआ और इधर क्या है? आशा, है ना। आशा का मतलब तो सब समझते हैं, होप। तो बच्चों इसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन एक ऑप्शन, ये ऑप्शन बी जो है बच्चों, इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। आप लोग को अब क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? बच्चों ये प्रश्न जो है ना, इस प्रश्न का जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है ना। ये इंटरव्यू में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। अच्छे अच्छे लोग बड़े इसको गलती करके चले आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन ए है बच्चों आशीर्वाद, ऑप्शन बी है बच्चों गुरु, ऑप्शन सी है बच्चों मयंक, ऑप्शन डी है बच्चों बधाइयाँ। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल बच्चों आशीर्वाद होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? आशीर्वाद होगा। आशीर्वाद कैसे लिखा था बच्चों? आ आकार आ, स दीर्घिकार सी, वा ऊपर रेफ अद्धा। रेफ इस पर होगा, इस पर नहीं होगा। आशीर्वाद, समझ में आया? ये होता है आशीर्वाद। समझ में आया? आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। गुरु सही है बच्चों, मयंक भी सही है, गुरु भी सही है, और बधाइयाँ भी ऐसे ही होता है, ठीक ना। बधाई का पुल्लिंग बधाइयाँ, है ना, बधाइयाँ। सॉरी, बधाई का पुल्लिंग नहीं बच्चों, बधाई का बहुवचन। चलिए अब हम लोग थर्ड प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों हमारा थर्ड प्रश्न है सही विलोम शब्द चुनिए, है ना। सही विलोम शब्द चुनिए किसका? मानव का। भाई मानव का सही विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए दानव, ऑप्शन बी दैत्य, ऑप्शन सी राक्षस, ऑप्शन डी पुरुष। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों। मानव का विलोम, विलोम का मतलब होता है बच्चों उल्टा। विलोम का अर्थ होता है बच्चों उल्टा, है ना। मानव का उल्टा क्या होगा? देखिए
यहाँ पे आप लोग को लग रहा होगा मानव का उल्टा तो इसमें बहुत सारा होगा, लेकिन मैं बता दूं, विलोम शब्द में सबसे पहले बच्चों उसी को देखा जाना चाहिए जिसमें तुकांत विलोम लगा हुआ है। तुकांत, तुकांत का मतलब समझ रहे हैं ना, जो शब्द आपके दिए हुए शब्द के अंतिम में है ना, है जैसे कि मानव है, इसमें अब प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है बच्चों? औ है ना। और यहाँ पे तीनों जो है दानव, दैत्य और राक्षस, देखा जाए तो मानव का ये सब का सब विलोम ही होगा, है ना। पुरुष को छोड़कर, पुरुष नहीं हो सकता है, पुरुष तो भाई जो है वो मानव से ही संबंधित है ना, मानव का ही एक प्रकार का लिंग है। तो अब बच रहा है बच्चों, इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों वो दानव होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? दानव होगा, क्योंकि मानव का उल्टा क्या होगा? दानव होगा। अगर कोई बोले अब ऑप्शन में अगर दानव नहीं रहता बच्चों, हम लोग दैत्य मारते, राक्षस मारते, किसी को भी ऑप्शन में हम लोग चूज कर सकते थे ना। लेकिन जब हमारा तुकांत विलोम मिल रहा है ना, तुकांत विलोम शब्द मिल रहा है तो हम उसी को मानेंगे, है ना। से मानव का दानव होता ही है, लेकिन अगर दानव ना रहता तो हम लोग दैत्य और राक्षस भी मार सकते थे। चलिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, सही विकल्प चुनिए। सर्वज्ञ का, सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है भाई? सर्वज्ञ किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, जिसे सब विषय में जानकारी, मतलब जिसे सब विषय में जानकारी प्राप्त हो, है ना। ऑप्शन बी, जो सब जगह व्याप्त हो, है ना। ऑप्शन सी, जो सर्वाधिक विस्तृत हो, और ऑप्शन डी, जिससे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो। चलिए बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, जिसे सब विषय में जानकारी प्राप्त हो ना, मतलब जो सब जानता हो उसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं, हाँ? अब जो सब जगह व्यापक हो बच्चों, इसको क्या कहते हैं? इसे सर्वव्यापी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सर्वव्यापी कहते हैं। ठीक, वो अच्छे से लिखाता नहीं है बच्चों, सर्वव्यापी कहते हैं, लेकिन आप मेरी आवाज़ सुन के समझ सकते हो ना। जो सर्वाधिक विस्तृत हो बच्चों, ये जो है ना सर्वाधिक विस्तृत हो, ये इसका भी अर्थ जो है बच्चों ऐसे ही होता है, सब विस्तृत, है ना। सर्व विस्तृत इसका हो सकता है, सर्व विस्तृत, है ना, जो सब जगह विस्तृत हो, सबसे ज़्यादा विस्तृत हो ना। और अगला जो है बच्चों, जिसे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त हो, तो इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग बहुभाषी। क्या बोलते हैं? बहुभाषी, बहुभाषी। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हमारा अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है? किसका पर्यायवाची नहीं है? किरण का पर्यायवाची नहीं। देखिए, ऑप्शन ए है बच्चों अंशु, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी रश्मि, ऑप्शन डी है मयूख, है ना। बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? किरण का। ये पूछते रहता है बच्चा, और बच्चा बहुत फंसता है ऐसे क्वेश्चन में। भाई नहीं है, नहीं है, दिखना चाहिए, नहीं है, नहीं है कह रहा है। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा बच्चों प्रकाश, है ना। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश। किरण का जो पर्यायवाची है बच्चों वो प्रकाश नहीं है ना। अंशु, रश्मि और मयूख, ये तीनों जो है बच्चों ये किरण का पर्यायवाची है ना, इसका तीनों का अर्थ किरण होता है ना। लेकिन बच्चों यहाँ पे प्रकाश, प्रकाश किसका पर्यायवाची है? भाई प्रकाश, प्रकाश का पर्यायवाची है, लेकिन ऐसे प्रकाश का पर्यायवाची ताप होता है ना, ताप, है ना, या फिर ताप का हम प्रकाश भी डाल सकते हैं। चलिए, प्रकाश खुद एक शब्द है बच्चों, जिसे हम लोग लाइट बोलते हैं अंग्रेजी में। अपने आप में ही एक मीनिंगफुल वर्ड है ना प्रकाश, कोई एक चीज है ना प्रकाश। चलिए, अगला प्रश्न बच्चों हमारा क्या है? जलज शब्द का क्या अर्थ है? जलज शब्द का क्या अर्थ है? बिल्कुल, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। जलज का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है जल देने वाला, ऑप्शन बी है जल में जन्म लेने वाला, ऑप्शन सी है जल से बना, ऑप्शन डी है उपरोक्त से भी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा जल में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला, है ना। तो जल में जन्म लेने वाला कौन है भाई? कमल, है ना। इसीलिए कमल का पर्यायवाची जो है बच्चों जलज होता है। कमल का पर्यायवाची क्या होता है? जलज होता है। कमल का पर्यायवाची जलज भी होता है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या
7। निम्न मुहावरे के लिए सही विकल्प चुनिए। पेट में दाढ़ी होना का क्या अर्थ है? भाई बच्चों, पेट में दाढ़ी होना का क्या अर्थ है? इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है छोटी आयु में बुद्धिमान होना, ऑप्शन बी है गुप्त बात छिपाना, ऑप्शन सी है भेद न लगने देना, और ऑप्शन डी है कपटी होना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? बिल्कुल इसका राइट आंसर होता है बच्चों छोटी आयु में बुद्धिमान होना, है ना। इसका राइट आंसर क्या होता है? छोटी आयु में बुद्धिमान होना, है ना। नहीं कहते हैं कि इसके भी पेट में लंबे दाढ़ी, है ना। कहने का मतलब है कि ये भी जो है बुद्धिमान है, ये भी गूढ़ रहस्यों को जानता है, ये भी बातों को जानता है ना, और बातों को छुपाना जाता है ना। तो छोटी आयु में ही बुद्धिमान होना। चलिए बच्चों, हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 8 है बच्चों। 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से, किसके मेल? पदों का मेल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रत्यय, ऑप्शन बी उपसर्ग, ऑप्शन सी समास, और ऑप्शन डी संधि, है ना। अब बताइए क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? प्रत्यय, उपसर्ग, समास या संधि। बिल्कुल बच्चों, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, समास। क्योंकि 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं बच्चों? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। देखिए प्रत्यय और उपसर्ग तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रत्यय और उपसर्ग जो है शब्दांश है। वो क्या है बच्चों? शब्दांश है ना। शब्दांश है। शब्दांश किसको कहते हैं? शब्द का एक छोटा सा टुकड़ा, यानी कि शब्द का एक छोटा सा अंश, है ना। तो प्रत्यय उपसर्ग तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्रत्यय जो है शब्द के बाद में लगता है, और उपसर्ग जो है शब्द के पूर्व लगता है। लेकिन यहाँ पे हमारा 2 या 2 से अधिक कह रखा है ना। तो संधि भी नहीं हो सकता है, क्योंकि संधि जो है बच्चों ये वर्णों का मेल है ना। संधि की जो परिभाषा है वो कहती है, वो कहता है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यहाँ पे किसका मेल है बच्चों? पदों का, टर्म का मेल है बच्चों। यहाँ टर्म का, है ना। टर्म, 2 अलग अलग शब्द का मेल है। तो शब्द का मेल तो भाई समास में ही होता है ना। शब्द का मेल तो समास में ही होता है। तो इसीलिए ये क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन सी। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 9। क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा? भाई पहले क्रय का मतलब क्या होता है, पहले आप ये बता दो बच्चों। क्रय का मतलब जो है खरीदना होता है ना। क्रय का मतलब क्या होता है? खरीदना, है ना। क्रय का मतलब खरीदना, है ना। पढ़े हो ना आप लोग ये मैथ में क्रय मूल विक्रय मूल, हाँ। चलो, लाभ हानि में ये पढ़ना रहता है। तो क्रय शब्द में कौन सा ऐसा उपसर्ग लगा दे बच्चों कि उसका अर्थ उल्टा हो जाएगा? एकदम सोचने की बात नहीं है, एकदम फटाफट मार देना है बच्चों। ऑप्शन ए है इसमें एन, ऑप्शन बी है आ, ऑप्शन सी है प्र, ऑप्शन डी है वी। वी तो क्या होगा बताइए? बिल्कुल इसमें बिना सोचे समझे बच्चों एकदम ऑप्शन डी मारना है, क्योंकि इसमें जो है सोचने की कोई बात ही नहीं है ना। ऑप्शन बी। अब कैसे भाई? अगर हम क्रय के पहले वी लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है? वी बी क्रय, है ना। क्रय के पहले अगर मैं बी लगा देती हूँ तो क्या बन जाता है? विक्रय, है ना। तो विक्रय का अर्थ क्या होता है बच्चों? बेचना। विक्रय का अर्थ होता है बेचना। विक्रय का अर्थ होता है बेचना, है ना। और क्रय का अर्थ होता है खरीदना। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या बच्चों, अब हमारा प्रश्न संख्या है 10वां, है ना। निम्न में से स्त्रीवाचक शब्द कौन सा है? निम्न में से स्त्रीवाचक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है बाला, ऑप्शन बी है छात्र, ऑप्शन सी है महाशय, और ऑप्शन डी है बच्चों शिव, है ना। तो बताइए निम्नलिखित में से जो बच्चों कौन है ये स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग। तो भाई बाला, छात्र, महाशय, शिव। आप लोग को तो ये फटाफट पता चल जाने चाहिए, है ना।
बिल्कुल बच्चों, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, वाला। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए, बाला। वो इसलिए होगा बच्चों क्योंकि बाला जो है बच्चों वो बाल का स्त्रीलिंग है। किसकी स्त्रीलिंग है? बाल, है ना। बाल का मतलब होता है छोटा बच्चा, है ना, जो लड़का है ना, जो जिसका जेंडर मेल है, छोटा बच्चा, उसको हम लोग बाल बोलते हैं संस्कृत की भाषा में, है ना। और जो छोटी लड़की है उसको हम लोग बाला बोलते हैं। ठीक। छात्र तो बच्चों पुल्लिंग है, ये हम सब जानते हैं ना। छात्र का छात्रा स्त्रीलिंग होता है। महाशय है, महाशय भी क्या है? ए पुल्लिंग है। शिव भी पुल्लिंग है ना। चलिए बच्चों, अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11, निर्धन शब्द में कौन सी संधि है? निर्धन शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए है बच्चों विसर्ग, ऑप्शन बी है स्वर, और ऑप्शन सी है व्यंजन, और ऑप्शन डी है तीनों। तीनों संधि तो नहीं हो सकती भाई। जब भी होगा तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी में से ही कोई एक होगा। चलिए बच्चों बताइए, अब मैं आप लोग को टाइम दे रही हूँ, 3 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ, 3 से 5 सेकेंड का। बताइए जल्दी फटाफट। बिल्कुल बच्चों, निर्धन शब्द जो है बच्चों वो विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है ना। निर्धन शब्द जो है बच्चों कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। कैसे है भाई? जब हम निर्धन शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो ये लिखाता क्या है बच्चों? निह प्लस धन, निह जोड़ धन, क्या बन गया बच्चों? निर्धन, है ना, इक्वल टू निर्धन, निह जोड़ धन, निर्धन, है ना। तो यही है आपका विसर्ग संधि, क्योंकि इसमें विसर्ग लगा हुआ है तो ये विसर्ग संधि हो गया, है ना। स्वर और व्यंजन ये नहीं हो सकता क्योंकि ये विसर्ग संधि है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए, कहने का मतलब है ना जो अच्छा बोलता है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों। पहला ए है सुहासनीय, ऑप्शन बी है बच्चों सुभाषी, ऑप्शन सी है बच्चों सुवक्ता, और ऑप्शन डी है बच्चों मितभाषी। बताइए कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? फटाफट बताइए आप लोग, है ना, जो अच्छा बोलता है। चलिए बिल्कुल, अब जो है बच्चों यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर वी, है ना, ऑप्शन नंबर बी, सुभाषी। क्या होगा? सुभाषी, है ना, जो अच्छा बोलता हो। अब देखिए आप लोग कितने बच्चे इसमें सुवक्ता कह रहे होंगे, है ना, कि इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, सुवक्ता होगा। भाई ऑप्शन सी होगा सुवक्ता, लेकिन क्यों नहीं होगा ये मैं बता दूं। पहले तो मैं सुहासनीय को कर लेती हूँ कि सुहासनी का मतलब क्या होता है। बच्चों सुहासनी का मतलब होता है जो मुलायम बोलता है। मुलायम मतलब समझते हो? नरम बोली का व्यक्ति, नहीं, जिसका बात जो है ना एकदम नॉर्मल रहता है, एकदम नरम रहता है ना। समझ में आ रहा है ना? उसको बोलते हैं क्या? सुहासनी। समझ में आया, है ना, नरम बोली वाला व्यक्ति। ठीक। अब देखिए सुहासी किसको कहते हैं? जो अच्छा से बोलता है ना, जो उत्तम रूप से बोलता है ना। यहाँ पे अच्छा बोल रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है? अच्छा बोल रहा है ना। तो शुभाषी किसको कहते हैं बच्चों? जो उत्तम रूप से बोलता है ना, उत्तम रूप से बोलता है, उत्तम रूप से बोलता है मतलब बढ़िया से बोलता है ना। यही कहने का मतलब है जो अच्छा बोलता है, ठीक, वो सुभाषी है। और सुवक्ता किसको कहते हैं बच्चों? पहले ये समझिए, सुवक्ता किसको कहते हैं? सुवक्ता कहते हैं बच्चों व्याख्यान देने वाले को, है ना। जो सबसे बढ़िया व्याख्यान देता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग?
व्याख्यान देने वाला, है ना। यहाँ पर बोलने वाले से तात्पर्य बच्चा, यहाँ व्याख्यान देने से तात्पर्य बोलने का तात्पर्य है बच्चों कि आप जो है ना किसी भी बात पर बोल सकते हैं ना। व्याख्यान देने का मतलब है ना कि किसी भी टॉपिक को आप किसी भी टॉपिक को एक प्रॉपर वे में आप उसके बारे में अच्छे से व्याख्यान देते हैं ना, तो वो सुवक्ता कहलाता है। सुवक्ता का जो आपका अनेक शब्द आएगा बच्चों, वो यही आएगा, जो अच्छे से व्याख्यान देता है ना, या जो उत्तम रूप से व्याख्यान देता है, वो क्या कहलाएगा? सुवक्ता कहलाएगा। लेकिन सुभाषी क्या कहलाएगा? जो अच्छा से बोलता है, समझ में आना, जिसका बात विचार जो है अच्छा है, ठीक, ये सुभाषी कहलाएगा, ठीक। और सुवक्ता, देखो थोड़ों दोनों में जो है बच्चा एक कहते हैं ना थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बिल्कुल बहुत ही कम डिफरेंस है ना, लेकिन फिर भी डिफरेंस है ना। चलिए अगला है बच्चा मितभाषी। मितभाषी तो हम सभी को पता है, आप सभी को भी पता है, मीठा बोलने वाला, है ना। मीठा बोलने वाला जो बहुत ही स्वीट बोलता है उसको क्या बोलते हैं? मितभाषी बोलते हैं। तो इसमें बच्चों आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है कि नहीं सुभाषी होगा सुवक्ता होगा, है ना। सुवक्ता वो कहलाता है बच्चा जो अच्छा व्याख्यान देता है ना, जो अच्छा व्याख्याता होता है किसी चीज़ का, है ना। मान लिया जाए आप साइकोलॉजी के किसी भी चीज़ पर आप व्याख्यान दे रहे हैं ना, कोई एक टॉपिक पर है, भ्रष्टाचार पर आप खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं ना, नीचे आपके सारे भाषण सुन रहे हैं, तो वहाँ पर आप सुवक्ता कहलाएंगे, है ना। और सुभाषी किसको कहेंगे? अगर आप 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, उसमें एक व्यक्ति जो है अच्छे तरीके से सारे बातों को क्या कर रहा है, रख रहा है, बोल रहा है, तो वो यहाँ पे सुभाषी कहलाएगा। अब मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि एग्जाम्पल देने से जो बच्चों है ना अच्छे बहुत डिफिकल्ट टॉपिक भी समझ में आ जाता है, अगर उसे आप अपने जीवन से जोड़ के देखते हो तो, है ना। अगर उनको आप अपने जीवन से जोड़ के देखते हो तो कोई भी कठिन टॉपिक रहे वो आपको आसानी से समझ में आ जाते हैं। चलिए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न अगला है प्रश्न संख्या 13। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, है ना। दुख का समानार्थी क्या है भाई? शब्द अलग अलग है, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं बच्चों? शब्द अलग अलग हो किंतु अर्थ क्या हो? समान हो। देखिए समान अर्थ है ना, मतलब कि समान अर्थ, जिसका समान अर्थ हो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? समानार्थी, है ना। ऑप्शन ए है बच्चों कष्ट, ऑप्शन बी है आघात, ऑप्शन सी है कठिनाई और ऑप्शन डी है वेदना, ठीक। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल दुख का राइट आंसर जो होगा बच्चों समानार्थी शब्द यहाँ पे ऑप्शन ए कष्ट होगा। क्या होगा? कष्ट होगा। अब कोई बोल सकते हैं आप लोग भी वेदना क्यों नहीं हो सकता भाई? जब हमें इसका पहला आंसर ए में मिल ही गया तो हम नीचे क्यों आएंगे, है ना। और वेदना का जो है बच्चा वो डायरेक्ट वे में दुख नहीं होता है ना, अर्थ समानार्थी नहीं हो सकता है। मैं बताती हूँ आघात। आघात का मतलब क्या होता है बच्चों? आघात का मतलब होता है चोट पहुँचाना, है ना, है ना, चोट पहुँचाना, है ना, चोट पहुँचाना, आघात। कठिनाई का अर्थ होता है समस्या, है ना, समस्या या कठिन कार्य, है ना, है। और वेदना का मतलब क्या होता है बच्चा? वेदना का मतलब होता है बच्चा दुख, दुख से उत्पन्न दर्द। समझ में आना। जब इंसान को दुख होता है ना, किसी भी बात का दुख होता है तो उस समय उसे क्या होता है? दर्द होता है, अंदर दर्द होता है ना, उसी को वेदना कहते हैं ना। जब हम महादेवी वर्मा की कविताएं पढ़ेंगे ना, उसमें हमें वेदना के बारे में, वेदना का रहस्य समझ में आएगा कि आखिर वेदना होता क्या है। लेकिन आप समझ लो कि दुख से उत्पन्न दर्द ही वेदना कहलाता है, और कष्ट जो है बच्चों वो दुख का समानार्थी है, ठीक। चलिए बच्चों हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न जो बच्चों समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति। नियति भाई, नियति का लिखा कोई नहीं टाल सकता, ऐसा तो हम लोग हमेशा सुनते आते हैं ना। ऑप्शन ए है बच्चों इसका चरित्र, ऑप्शन बी है स्वभाव, ऑप्शन सी है बच्चों कर्म, ऑप्शन डी है बच्चों इसका भाग्य। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा? बिल्कुल, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, नियति का अर्थ बच्चों भाग्य से है। नियति का तात्पर्य भाग्य से है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ना, सुनते भी हैं, नियति का लिखा कोई नहीं टाल सकता, यानी कि भाग्य का लिखा कोई नहीं टाल सकता, है ना। जो भाग्य में लिखा होता है बच्चों वो होके रहता है ना। तो नियति का अर्थ जो है बच्चों वो क्या है? भाग्य है। नियति का अर्थ क्या है? भाग्य है। चरित्र,
चरित्र तो समझ में आ रहा है ना बच्चों? हैं? कैरेक्टर से है ना। यहाँ पे चरित्र का तात्पर्य भाग्य से तो बिल्कुल नहीं है। स्वभाव का भी संबंध भाग्य से नहीं है, कर्म का संबंध भी भाग्य से नहीं है। ये तीनों अलग अलग शब्द हैं बच्चों, है ना। और तीनों जो है बच्चों ये हमारे संस्कृत के शब्द है ना, इसीलिए इसका हम अर्थ भी नहीं खोज सकते हैं। जब भी खोजेंगे तो इसका समानार्थी शब्द ही ढूंढेंगे। क्या कहते हो, है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। सही विलोम शब्द चुनिए अर्वाचीन, है ना। अर्वाचीन का सही विलोम शब्द क्या होगा बच्चा? अर्वाचीन का ऑप्शन ए है नूतन, ऑप्शन बी है नव, ऑप्शन सी है बच्चों प्राचीन, और ऑप्शन डी है बच्चों नवीन। अब बताइए अर्वाचीन, पहले बता दूं मैं अर्वाचीन का अर्थ क्या होता है? अर्वाचीन का अर्थ बच्चों होता है वर्तमान काल, है ना। वर्तमान जो अभी हो रहा है, वर्तमान। अब तो तुम लोग फटाफट बता दोगे कि अर्वाचीन का क्या होगा विलोम। विलोम का मतलब तो उल्टा होता है। अर्वाचीन का वर्तमान, बिल्कुल बच्चों बिल्कुल। इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों वो ऑप्शन होगा सी, यानी कि प्राचीन। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राचीन। भाई वर्तमान का तो उल्टा प्राचीन ही हो सकता है ना। वर्तमान का मतलब जो अभी का समय है ना, अर्वाचीन अभी का समय को हम लोग अर्वाचीन बोलेंगे, वर्तमान है। तो अर्वाचीन यानी कि वर्तमान, जब इसका अर्थ हो रहा है तो वर्तमान का क्या हो सकता है? प्राचीन ही हो सकता है। नूतन तो हो नहीं सकता है बच्चों, क्योंकि नूतन जो है, नूतन भी नया से संबंधित है। नूतन का जो है विलोम होता है बच्चों पुरातन, है ना। नूतन का पुरातन होता है। नव्य बच्चों ये भी नया से संबंधित है। नवीन इसका भी बच्चों अर्थ प्राचीन ही होता है। सो हमारा इसका राइट आंसर जो है बच्चों अर्वाचीन का राइट आंसर क्या होगा? प्राचीन होगा। क्लियर है? चलिए बच्चों आज का क्लास यहीं ओवर होता है ना। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ कुछ और मज़ेदार प्रश्न लेकर के, है ना। सो बच्चों अभी के लिए बस इतना ही। आप लोग जो भी मैं प्रश्न बताती हूँ, है ना, यहाँ पे करवाती हूँ सॉल्व, उस प्रश्न को आप 1 से 2 बार अगर आप उसको ध्यान कर लेते हो, है ना, पढ़ लेते हो, तो हमें नहीं लगता कि आप वो प्रश्न भूलने वाले हो आगे आने वाले 2-3 सालों तक, है ना। क्योंकि मैं जो भी प्रश्न पढ़ाती हूँ बच्चों उसका कॉन्सेप्ट बच्चों के दिमाग में डालने का प्रयास करती हूँ। सबसे पहला यही है मेरा एम रहा है कि नहीं, बच्चों को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वो बच्चे क्या है ना कि प्रश्न को हूबहू, अगर मान लिया जाए वो भूल भी गए प्रश्न, तो बाद में जब उनका कॉन्सेप्ट सही है तो वो बच्चे प्रश्न और ऑप्शन देख करके उसको राइट क्लिक कर देंगे, है ना। इसलिए बच्चे आप लोग जब मैं पढ़ाती हूँ उसके बाद एक बार आप लोग बस ज़रूर ट्राई करें कि उसको पढ़ने के बाद दोबारा उसको हम रिवीजन कर लें, है ना। रिवीजन करने से क्या होता है बच्चों कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके दिमाग में अस्थायी रूप से बैठ जाते हैं ना। चलिए थैंक यू सो मच बच्चों।